अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मुंबई के जो एक वकील साहब हैं जिनको हम लतखोर वकील साहब, जूताखोर वकील साहब के नाम से जानते हैं, जिनको कई एक औरतों ने दौड़ा दौड़ा करके मारा था और वो कहीं ना कहीं एक गेट से टकरा करके, लोहे के गेट से टकरा करके एफआईआर करके मुंबई की इन वकील साहब ने उन लोगों से 50-50 हज़ार रुपये फिरौती मांगा था। उन वकील साहब की अभी वीडियो एक मैंने देखी जिसमें वो वकील साहब ये कह रहे हैं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के हमायती कहाँ हैं, आएँ और हमसे जो है डिबेट करें, यानी इनसे मुबाहसा करें। तो सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के वो हमायती जो एक लंबे अरसे तक हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के साथ लगे हुए थे और उसके साथ हैं और इंशाअल्लाह ताला वो रहेंगे। सूद से पाक तिजारत में जिन लोगों ने ये सोच करके दुखूल किया था और उसमें दाखिल हुए थे कि फ़ायदा हुआ तो फ़ायदा, नफ़ा हुआ तो नफ़ा, नुकसान हुआ तो नुकसान, दोनों में हम शराकतदारी रखते हैं और यही होता है तिजारत का वसूल, यही होता है इस्लामी वसूल। जिन लोगों के जहन में ये चीज़ है वो लोग हर हाल में, जैसा कि वकील साहब, ये लतखोर वकील साहब ये बताते हैं कि 12 लाख की तादाद है इन्वेस्टरों की, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे हिसाब से भी अगर सोच लिया जाए तो ये 12 लाख अफराद जो कि तुम्हारे कहने के हिसाब से सरमायाकार हैं, वो तुम कहते हो कि आज कहाँ हैं। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि बरसों तक हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज से इस्तेफादा करने के बाद जब हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज पर शबखून मारा गया तो लोग लड़खड़ा गए। कहीं ना कहीं एक ऐसी तिजारत से लोग जुड़े हुए थे जिससे 20 साल से लोगों ने अपनी नस्लों को परवान चढ़ाया, घरों को बनाया, बहन बेटियों की शादी विवाह किए और बहुत कुछ काम किए। वो जब मामला 2018 में शबखून मारा गया जिन्नाह सिफती जो बैरिस्टर है उसके ज़रिया से, तो लोग लड़खड़ा गए। एक वक्त तक लोगों ने हिमायत की, लेकिन जब उनको लगा कि इस मामले में देर होने वाली है, देर लगने वाली है, तो लोगों ने अपने अपने इंतज़ामात करके अपनी अपनी ज़िंदगियों में वो लग गए हैं। लिहाजा तुम्हारा ये कहना, वकील साहब जो कि मुंबई के हैं, जिनको कि मारा गया था, औरतों ने मारा था और इन्होंने फिरौती, उनको मैं लतखोर वकील साहब कहूँ तो ज़्यादा आप लोग बेहतर समझ सकते हैं। तो वो सारे लोग जिन्होंने सूद से पाक तिजारत में हिस्सा लिया था वो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी कायम है और हमेशा ज़िंदगी भर कायम रहेंगे, क्योंकि लोगों को अपनी नीयतें बदल करके अपने आप को सूदखोरों में शामिल नहीं कराना है। लिहाजा तुम लोग चाहे जितनी कोशिश कर लो, हर आए दिन ये लतखोर वकील साहब आते हैं और वीडियो बनाते हैं और ये कहते हैं कि अर्लियर पटिशन ऐसा, तो अर्लियर पटिशन, कुल मिला करके ये है कि तमाम दुनिया जानती है कि पैसे मिलने में ताख़ीर हो रही है, तमाम मामलात में ताख़ीर हो रही है, लेकिन इस बात का हर शख्स गवाह है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ पर आज तक मुकम्मल हिंदुस्तान की तमाम कोर्टों से एक भी ऐसा एलिगेशन नहीं लगाया गया है जिसके ज़रिए से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को या उसकी सीईओ आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा को गलत ठहराया जा सके। हाँ, कुल मिलाकर के ये है कि साजिश हुई है। साजिश के तहत हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की प्रॉपर्टीज़ को पहले अटैच किया गया, अटैचमेंट के दरमियान में ये कहा गया कि इनको फ़रोख्त करके दिखाओ, और जब जाहिर सी बात है प्लानिंग पहले से हो चुकी थी, जब उसमें हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ कामयाब नहीं हो सकी, जाहिर सी बात है ईडी के ज़रिए अटैचमेंट प्रॉपर्टी को कौन खरीदेगा? हिंदुस्तान का कोई भी बाशिंदा 25-50 करोड़ रुपए या 100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी यूं ही नहीं खरीद लेगा जो अटैचमेंट हो। लिहाजा मिली प्लानिंग और मिली भगत के तहत उन प्रॉपर्टीज़ को औने पौने दामों में नीलाम किया जा रहा है, ऑक्शन किया जा रहा है, नाजायज़ ऑक्शन किया जा रहा है। लिहाजा वकील साहब का ख़ास तौर से ये कहना कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की प्रॉपर्टीज़ नीलाम हो रही हैं, तो नीलाम ये जुल्मन हो रही हैं, गैर कानूनी हो रही हैं, विदाउट ट्रायल हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने तुम्हारे कहने के मुताबिक अर्लियर डिसीजन में यही कहा था कि पीएमएलए एक्ट के तहत आगे बढ़ो, लेकिन ये बुज़दिल डिपार्टमेंट वाले, क्या इनके मन में क्या ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी वाहियात सोच है, किन लोगों ने इनको लगाया हुआ है कि ये लोग जो है पीएमएलए कोर्ट जाते हुए डरते हैं। और इस फहरिस्त को मैंने बारहा दिखाया है। पहले मैंने 140 पेज की फहरिस्त को दिखाया था, पूरे 140 पेज के फहरिस्त को मैं नहीं निकाल सकता, और बाद में 30 पेज के फहरिस्त को मैंने आप लोगों को दिखाया। एक एक आदमी के नाम को कई बार शामिल किया गया है। आखिर इन एजेंसियों को किस बात का डर है? इन एजेंसियों को किस राज के खुलने का डर है? आखिर ये एजेंसियां, ये डिपार्टमेंट वाले आज तक चार्जशीट क्यों नहीं दाखिल कर पा रहे हैं?
लिहाजा कुल मिलाकर के यह है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ साजिश हुई है। तुम लोगों की, इन जूताखोर वकीलों की जो चाहत है, वो चाहत ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कोर्टों और कचहरियों में एफआईआर करके, क्लेमेंट करके और क्लेमेंट बना करके इनको लटका दिया जाए। बाद में जब वो लोग परेशान होंगे तो उनके लिए कोई दर खुला नहीं होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एमआईएम शहबाज अहमद खान अभी 3-4 साल बैरून ममालिक रह करके आया, उसको कोई लता पता नहीं था, उसको कोई फिक्र नहीं थी। इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ इन लोगों का मकसद यह है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के सरमायाकारों को मुअल्लक कर दिया जाए। जब हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज आगे चल करके अपनी प्रॉपर्टी, अपने कारोबार को चलाना चाहे या अपने सरमायाकारों के साथ आगे बढ़ना चाहे, तो इन्हीं लटके हुए, इन्हीं मुअल्लक, इन्हीं क्लेमेंट और इन्हीं एफआईआर कुनिंदगान के जरिए से चीखो पुकार मचाया जाए और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज और उसकी सीईओ आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा अपने फलाहो बहबूद के काम में आगे न बढ़ सके। इन लोगों की पूरी कोशिश है। लिहाजा जो अभी तक क्लेमेंट नहीं बने, हर किसी का हक है, हिंदुस्तान का कानून हर किसी को हक देता है कि वो कानून की मदद ले। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं, एक जर्नलिस्ट की हैसियत से मैं इतना बता देना चाहता हूं कि आज आपके साथ ये लतखोर और जूताखोर वकील इसलिए लगे हुए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डिपार्टमेंट में उलझा दिया जाएगा तो आप भाग करके इनके पास जाओगे। लिहाजा ये गिद्ध सिफत वकील, लतखोर वकील, ये चाहते यही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यूं उलझा दिया जाए ताकि ये भाग करके हमारे पास आए और हम इनसे जैसे मनमानी चाहे तरीके से इनसे पैसे कमाएं। जैसा कि मैंने बताया कि आप लोगों को इतना मैं बता देना चाहता हूं एक जर्नलिस्ट होने की हैसियत से कि जब ये एजेंसियां आपकी कंपनी की प्रॉपर्टीज़ को फ़रोख्त कर देंगी, आपकी कंपनी की प्रॉपर्टीज़ को फ़रोख्त करके सुप्रीम कोर्ट के मातहती में उन पैसों को जमा कर देंगी, तो आप ये बताइए किस सरमायाकार के अंदर इतनी हस्ती होगी कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से जाकर के ये कहेगा कि आप हमारे पैसे दे दो। आप लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कोई जज 6 महीने, 8 महीने और साल भर तक नहीं रहता। लिहाजा कोई डिपार्टमेंट का शख्स भी साल 2 साल के बाद नहीं रहता है। लिहाजा जब ये पैसे जो ऑक्शन किए जा रहे हैं हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की प्रॉपर्टीज, जब ये पैसे ले जाकर के हायर अथॉरिटी में, मिसाल के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में रख दिया जाएगा, तो किसी के अंदर क्या ऐसी हस्ती है कि वो लोअर कोर्ट में जाए? सुप्रीम कोर्ट में जाने का तरीका आपको रास्ता पता है, लोअर कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट में, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में। क्या आप इतना सफ़र कर पाएंगे? इतना सफ़र नहीं कर पाएंगे। लिहाजा वहाँ ये हुकूमतें, ये एजेंसियाँ, ये तमाम डिपार्टमेंट ये ऑक्शन या पैसों के कलेक्शन का काम किस लिए करती हैं? ये सरकारें चलाने के लिए करती हैं। जैसा कि मैंने बताया हमेशा कि 12,000 करोड़ रुपए सन 2013 में सहारा श्री सुब्रत राय सहारा का पैसा सीबी में रखा गया। अब वो 2025 हो चुका है, 2013 और आज 2025, वो पैसे वहीं के वहीं रखे हुए हैं। उस पैसे में सूद ब्याज बढ़ते बढ़ते आज वो 12,000 रुपये 22,000 करोड़ रुपए, 12,000 करोड़ रुपए 22,000 करोड़ रुपए हो गया है। किसी की इतनी हैसियत नहीं है कि सीबी में, डिपार्टमेंट में या दूसरी जगहों पर जाकर के ये गुहार लगा चुके, सब ठंडे पड़ चुके हैं, पहले ही कोशिश कर चुके हैं। ये चप्पलखोर वकील, जूताखोर वकील जो हैं, ये पहले ही नोच चुके हैं। लोगों के बदन में सिर्फ हड्डियां बची हैं, गोश्त ये नोच करके खा चुके हैं। लिहाजा किसके अंदर इतनी हिम्मत बचेगी कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाए और कहे कि हमारे पैसे दे दीजिए? होगा कोई? ऐसी किसी की हिम्मत बचेगी? जैसे कि अभी लोग कहते हैं कि बहुत सारे लोग फौत हो गए। ज़िंदगी और मौत तो हर अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में है, वो लगी रहेगी। मैं यहाँ पर यह कहना चाहता हूँ कि अगर आपके हाथों से नहीं हो सका तो क्या आपके आने वाली नस्लें उन पैसों को हासिल कर सकेंगी? लिहाजा आप दौड़ते हुए इनके पास जाएंगे, इन लतखोर वकीलों के पास। इसलिए ये चाहते हैं कि इन लोगों को आज लटकाएंगे तो 5 साल 10 साल बाद उन पैसों को निकालने के लिए हमारे पास ये लोग आएंगे। तो ये इन वकीलों का, इन डिपार्टमेंट वालों का। अच्छा, मैं ये बताना चाह रहा था कि जब ये पैसे हायर अथॉरिटी में पहुंच जाएंगे तो उससे सरकारें चलाई जाती हैं। मैंने कहा ना कि सहारा का जो पैसा है उसमें सूद ब्याज बढ़ करके आज 12,000 का 22,000 करोड़ कैसे हुआ? क्योंकि उसको इस्तेमाल किया जा रहा है, सरकारें उससे अपनी रेवेन्यू दिखाती हैं। इसी ताल्लुक में एक और मैं मोटी सी मिसाल बता देना चाहता हूं कि भारत में बहुत सारे बैंक हैं, बहुत सारे नेशनल बैंक हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे पैसे हैं रिकॉर्ड के मुताबिक कि जिनके मालिकान का कोई अता पता नहीं है। उन पैसों को उनके वारिसीन को पहुंचा दिया जाए, ये बात किसी से ढकी छुपी है? पहुंचा देना चाहिए, लेकिन सरकारें नहीं पहुंचा रही हैं। कई अरब रुपए, कई हज़ार करोड़ रुपए
बैंकों में ऐसे पड़े हुए हैं जिनके मालिक या तो हादसे में मर गए, या गायब हो गए, या मुल्क छोड़ गए, या फौत हो गए, या कुछ भी हो गया। वो पैसे कई हजार करोड़ रुपए की तादाद में बैंकों में पड़े हुए हैं। सरकारें जानती हैं कि इन पैसों को अगर उनके वारिसीन को पहुंचा देंगे तो लोग बहुत फलाह बहबूद पाएंगे, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, लोगों की गरीबी मिट जाएगी। लेकिन सरकारें ऐसा नहीं कर रही हैं, क्योंकि उन पैसों से ये सरकारों की रेवेन्यू बनती है, उनकी जो है एक इमेज बनती है, उन पैसों से काम करते हैं। उसके बाद आते हैं मिनिस्टर साहब और कहते हैं कि 2,500 करोड़ का हमने आज ये सड़क बनवा दिया, फलाना पुल बनवा दिया, फलाना अस्पताल बनवा दिया। वो पैसे कहाँ से आए? वो पैसे यही सारे होते हैं जो ऑक्शन किए जाते हैं, जो बहुत सारे पैसे होते हैं। मुल्क को जीएसटी भी जाती है, इनकम टैक्स भी जाता है, लेकिन उसके अलावा एक बड़ा टारगेट उन पैसों की भी जो जिनके मालिकान बैंकों में नहीं रह गए हैं, लेकिन वो पैसे आज भी पड़े हुए हैं। उन पैसों को आज दिया गया। आज़ादी को हुए 75-76 साल हो गए, लेकिन आज तक नहीं दिया गया। वो हजारों करोड़ रुपए बैंक में बगैर मालिक की सरपरस्ती के वो यूं ही सरकारें फायदा उठा रही, कोई नहीं उसको दे रहा है किसी को। ठीक उसी तरह से जब आपकी, अगर पहली बात तो इंशाल्लाह ताला ये कामयाबी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर इन पैसों को ऑक्शन करके डिपार्टमेंट में या हायर अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट की मातहती में रख दिया गया, तो क्या किसी की ऐसी हस्ती होगी कि उन पैसों को जाकर के निकाल सकेंगे? नहीं निकाल सकेंगे, हरगिज़ नहीं निकाल सकेंगे। सहारा की तरह से 12,000 करोड़, 22,000 करोड़, 33,000 करोड़ और पता नहीं कितना सूद ब्याज बढ़ करके होगा। सरकारें उससे फ़ायदा उठाएंगी, सरकारें उससे अपना रेवेन्यू शुमार कराएंगी, लेकिन असल हकदार जो आप हैं वो आप तक नहीं पहुँचेगा। लिहाजा मेरा सिर्फ और सिर्फ काम है बताना। मैं इस बात के साथ बता रहा हूँ कि आपका हक है, आप क्लेमेंट बने, आप FIR करने वाले, कानून का रास्ता पकड़ने वाले, आप जो चाहें बने, आपका अख्तियार है। लेकिन एक सहाफ़ी होने की हैसियत से कम से कम आईना दिखाना मेरा काम है। और इसी तरह से ये लतखोर वकील साहब जो है वो कहते हैं कि आइए हमसे डिबेट कीजिए। हम क्यों भाई हमसे डिबेट करें? आप कौन हैं? लतखोर वकील साहब, जूताखोर चप्पल खोर वकील साहब, मजलूमों से जो है 50-50 हज़ार रुपये ऐंठने वाले। आप अपने हम पेशा, हम जमात और आपकी पार्टी के जो बैरिस्टर हैं उनसे कहिए कि आएँ और हमसे डिबेट करें। आपकी क्या वैल्यू है वकील साहब? लतखोर वकीलों की वकालत से तो उसी दिन हमारा ईमान और भरोसा उठ गया था जब आपको औरतों ने मारा था चप्पलों से दौड़ा दौड़ा करके। लिहाजा अगर डिबेट करना है तो आप अपने बैरिस्टर को बोलिए। और आपका बैरिस्टर भी क्या करेगा? जब मुंबई में जा करके तकरीरों में बोलता है आपका बैरिस्टर कि हमने फलां कंपनी पर FIR किया, लेकिन उस बैरिस्टर को इतनी हिम्मत नहीं होती है कि उस कंपनी का नाम ले ले। एक बात। दूसरी बात, जब 2012 में तुम्हारे बैरिस्टर ने, उससे पहले एक बात कहता हूं, जब कुछ लोग हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के दारुस्सलाम में पहुंचे और तुम्हारे बैरिस्टर से कहा कि हम मिलना चाहते हैं, तो तुम्हारा बैरिस्टर कमरे से निकल के, अपने ऑफिस से निकल करके वेटिंग रूम में आकर के उन इन्वेस्टरों को भगा दिया और कहा कि दोबारा हमारे पास नहीं आना। तो तुम्हारे मनसब में, तुम्हारे हम मनसब बाप जो हैं बैरिस्टर, उनको इतना खौफ आता है कि कम से कम चाय पानी ना पूछ सके, लेकिन कोई कम से कम तमीज़ से तो बात कर लेते। लेकिन उन सरमायाकारों को भगा दिया। खैर, उनकी अपनी नाराज़गी होगी, उनकी अपनी जली होगी, उनकी अपनी कड़ी होगी। खैर, कहने का मतलब यह है कि तुम्हारे बैरिस्टर आकर के अगर हमसे डिबेट करना चाहे तो उनकी भी इतनी हैसियत नहीं है कि वो नाम ले लें। लिहाजा उनका 2012 का किया हुआ FIR शिकस्त फाज से 2-4 हुए। बाद में वो लोअर कोर्ट में बाद में वो FIR जिसमें शिकस्त खाए थे, उन्होंने लोअर कोर्ट में उनको फिर शिकस्त मिली। मानहानि के 100 करोड़ रुपए का हर्जाना ऐलान किया गया। हाई कोर्ट में पहुंचे, अपने ताकत का इस्तेमाल करते हुए हाई कोर्ट से कहा कि इस मुकदमे के चलने की ज़रूरत नहीं। अरे बैरिस्टर साहब, क्यों चलने की ज़रूरत नहीं? लतखोर वकील साहब, आप खुद बताइए क्यों नहीं चलने की ज़रूरत है? ज़रूरत है चलने की। लेकिन उन्होंने हाई कोर्ट से जब ये नहीं कहलवा सके तो हाई कोर्ट ने ये कहा कि अभी जब तक हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मामला चल रहे हैं तब तक इस 100 करोड़ रुपए के मानहानि का केस अभी रोका जाता है। लिहाजा तुम्हारे बाप रिश्ते में हम मनसब, तुम्हारे मनसब के हिसाब से तुम्हारे बाप जो बैरिस्टर हैं वो अब उनका ही FIR किया हुआ मामला अब सांप के गले का छछुंदर बन गया है। सांप जिसने FIR किया, अब वो FIR उसके गले का छछुंदर बन गया। ना उसको निगलते बन रहा है, ना ही उगलते बन रहा है। लिहाजा चप्पल खोर और जूता खोर वकील साहब, तुम क्या डिबेट करोगे? तुम्हारी औकात ही नहीं है। तुम सिर्फ और सिर्फ गिद्ध हो। तुम उलझे हुए परेशान सरमायाकारों को मजीद और उलझा करके, मजीद और परेशान करके, उनके जरिए से तुम अपनी बदबूदार ग़िज़ा इकट्ठा करना चाहते हो।
लतखोर वकील साहब हम सब समझते हैं। हम लोगों को बताना चाहेंगे कि भाइयों, एक एक आदमी का कई कई बार नाम शुमार कराया गया है। अगर ये एजेंसियां इतनी ठीक थी तो ट्रायल करा के पीएमएलए कोर्ट में लड़ करके पीएमएलए कोर्ट में जीत करके आगे क्यों नहीं बढ़ी? अगर ये एजेंसियां ठीक थी तो अभी तक इन्होंने अपना चार्जशीट क्यों नहीं दाखिल किया? अगर ये एजेंसियां ठीक थी तो इन्होंने मुकदमात के तहत क्यों नहीं किया? बुज़दिलों की तरह प्रॉपर्टीज़ को फ़रोख्त करके और उसको औने पौने दामों में फ़रोख्त करके किसके टारगेट और किसकी मंशा को पूरा किया जा रहा है? ये इन वकील साहब से, इन लतखोर और जूताखोर वकील साहब से ज़रूर पूछिएगा। और मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा, वकील साहब, लतखोर वकील साहब, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम हमसे डिबेट करो। तुम्हें अगर डिबेट करना है तो तुम अपने जिन्ना सिफती बैरिस्टर को भेजो, उससे हम डिबेट करेंगे इस्लामिक तरीके से और ये बताएंगे कि तुम सूदी कारोबार करने वाले होने के नाते से अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मन हो और उसका हिमायती भी उसी की तरह से अल्लाह और उसके रसूल का दुश्मन है। लानतुल्लाहि अलल काज़िमीन। लिहाजा इन्हीं बातों के साथ आप लोगों को कहना चाहूँगा कि आप लोग मुतमईन, आप लोगों की लड़ाई हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज लड़ रही है। बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इन जो है लाइन जूताखोर वकीलों से दूर रहिए। ये लोग सिर्फ और सिर्फ आपके गोश्त पोस्ट को अपनी ग़िज़ा बना करके आपके बदन पर सिर्फ हड्डियां बची रहने देना चाह रहे हैं। ये बेरोज़गार वकील, इनसे हमेशा जो है सतर्क रहिए, चाको चौबंद रहिए और मुस्तैद रहिए। इन जैसे झलाओं में आप मत पड़िए, इन लोगों के चक्कर में मत आइए, वरना ये आप लोगों को 20, 30, 40 साल, 50 साल कितने दिनों तक उलझा देंगे आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।